डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साथ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। कामयाबी हमारे साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे एमडी कैट केमिस्ट्री में टॉपिक केमिकल एनर्जेटिक्स। इसमें सब टॉपिक्स होंगे: कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी चेंजेस, एंथैल्पी चेंज, बॉन्ड एनर्जी, लैटिस एनर्जी, फाइंड हीट ऑफ रिएक्शन, हेस लॉ एंड बॉर्न हैबर साइकिल। स्टार्ट करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री से। Thermochemistry is the study of heat changes during chemical reaction. ये स्टूडेंट्स, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है। वो जो हीट चेंजेस हुई हैं उन हीट चेंजेस को स्टडी करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री में। थर्मोकेमिस्ट्री में हीट चेंजेस के हवाले से रिएक्शंस की दो टाइप्स होती हैं: एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट इवॉल्व होती है, हीट बाहर निकलती है। डिफरेंस दोनों में बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट इज इवॉल्व, वेसल बिकम्स हॉट। जिस वेसल में, जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रहा होता है, रिएक्टेंट्स से हीट खारिज होने की वजह से, इवॉल्व होने की वजह से वो वेसल हीट अप हो जाती है। जैसे आप टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन करते हैं तो टेस्ट ट्यूब हीट अप हो जाएगी। बीकर में कोई रिएक्शन करते हैं, आप बीकर में एसिड और बेस मिलाते हैं तो आमतौर पे वो बीकर हीट अप हो जाता है। तो वो इसी वजह से होता है कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर शोन बाय नेगेटिव साइन। जो हीट इवॉल्व होती है उसको नेगेटिव साइन से शो करते हैं। और जहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो ऑब्वियसली हीट इज एब्जॉर्ब। जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो जिस वेसल में, जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रहा होता है उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। अगर आप कोई सॉल्ट वाटर में डिजोल्व करें और वो कंटेनर का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए तो इसका मतलब है एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। शोन हीट एब्जॉर्ब जो होती है उसको पॉजिटिव साइन से शो करते हैं और सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करता है क्योंकि सिस्टम इसमें हीट एब्जॉर्ब कर रहा होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो दीज आर दी फोर डिफरेंसेस इन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ग्राफिकली ये ग्राफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है। इस ग्राफ को देख के हम इजीली असेस कर सकते हैं that the reactants at higher energy state and the products are at lower energy state। आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट्स का लेवल एनर्जी के हवाले से, एनर्जी है वाई एक्सिस के साथ, तो प्रोडक्ट्स का लेवल कम है, इसका मतलब है प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है और रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा है। जो रिएक्टेंट्स की एनर्जी और मैक्सिमम ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी है उसको कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आप देख रहे हैं, ये जो पीक है जहां पर इस वक्त कर्सर है, ये पीक, और यहां से लेकर ये जो एरो है, दिस इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। जो नीचे वाला एरो है जहां पर डेल्टा एच लिखा हुआ है, ये वाला एरो, दिस डेल्टा एच इज द एंथैल्पी, दिस इज द हीट इवॉल्व। क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होगी, सो दिस मच हीट विल बी इवॉल्व इक्वल टू डेल्टा एच। energy of product is less than energy of reactant and products are more stable। क्योंकि उनकी एनर्जी कम है तो हम कह सकते हैं वो more stable। जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिवर्स है, उसमें आप देखें रिएक्टेंट्स आर लोअर इन एनर्जी एंड प्रोडक्ट्स आर हायर इन एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट्स आर मोर स्टेबल अकॉर्डिंग टू एनर्जी। लेकिन इसमें जो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन is from reactants to maximum transition state।
तो इसमें जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो है प्रोडक्ट्स और उसके दरमियान में डिफरेंस, और जो डेल्टा एच है वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान। तो इसमें इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो, एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एच विल बी एब्जॉर्ब। एग्जांपल्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन की हैं, रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज C6H12O6 जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ऑक्सीडेशन हो रही होती है, और ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनते हैं, 6 वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं। क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है। ये हीट लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना कोई वर्क करने के लिए यूज करते हैं। इसी तरह एंडोथर्मिक रिएक्शंस में इवेपोरेशन उसकी एग्जांपल है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, फोटोसिंथेसिस से जैसे ग्लूकोज बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स और हीट ये मिलकर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल्स हैं इवेपोरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। यूनिट्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या इवॉल्व होगी, तो एनर्जी की यूनिट्स हैं जाउल। 1 जाउल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर कैलोरी में 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जाउल्स। तो हम कैलोरी को जाउल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या जाउल्स को कैलोरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ERG अर्जिज ये एक और यूनिट है, 1 जाउल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्जिज। ब्रिटिश थर्मल यूनिट IBTU, ये भी यूनिट इसमें यूज होती है, 1 IBTU इज इक्वल टू 1.055 इंटू 10⁻³ जाउल्स। सो ये कन्वर्जन बड़ी इंपॉर्टेंट है, खास तौर से इसमें कैलोरी की जो कन्वर्जन है 4.184, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से MCQs वगैरह बनाए जा सकते हैं, डिफरेंट न्यूमेरिकल्स वगैरह डिजाइन किए जा सकते हैं। तो यूनिट्स ऑफ एनर्जी आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक MCQ देख लेते हैं, एन एनर्जी डायग्राम इज शोन नेक्स्ट। इस एनर्जी डायग्राम में आप देख सकते हैं रिएक्टेंट्स आर इन हायर एनर्जी स्टेट, प्रोडक्ट्स आर इन लोअर एनर्जी स्टेट्स। X है एंथैल्पी को शो कर रहा है, और Y जो है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को शो कर रहा है। तो व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन? डियर स्टूडेंट्स, जब रिएक्शन रिवर्स होगा तो प्रोडक्ट्स से रिएक्टेंट्स बनेंगे, तो प्रोडक्ट्स लोअर एनर्जी स्टेट में होंगे और रिएक्टेंट्स रिवर्स रिएक्शन जब होगा तो प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स बनेंगे, रिएक्टेंट्स लोअर एनर्जी स्टेट में होंगे और वो हायर एनर्जी स्टेट में होंगे। तो टोटल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विल बी इक्वल टू X प्लस Y। आंसर इज B, क्योंकि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो रिएक्टेंट्स से ट्रांजिशन स्टेट तक होती है। तो X प्लस Y इसको ऐड कर देंगे। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसके लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन सिर्फ Y है, लेकिन जब इस रिएक्शन का रिवर्स होगा तो उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन X प्लस Y हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा B। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, टॉपिक है केमिकल एनर्जेटिक्स का। याद रखिए, हीट इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम। हीट सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, और हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम इज शोन बाय पॉजिटिव साइन एंड हीट इवॉल्व्ड बाय सिस्टम इज शोन विद नेगेटिव साइन। आई होप आपको सिस्टम मालूम होगा। सिस्टम एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन इज सिस्टम। जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स जो विद इन बाउंड्री हैं वो हमारा सिस्टम है। तो सिस्टम अगर हीट एब्जॉर्ब करे तो हम पॉजिटिव साइन से शो करते हैं, और अगर सिस्टम हीट इवॉल्व करे तो नेगेटिव साइन से शो करते हैं, और हीट सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। According to first law of thermodynamics, energy can neither be created nor destroyed. It can be changed from one form to another. Dear students, एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता, बनाया नहीं जा सकता, खत्म भी नहीं किया जा सकता। ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर एक
ऑब्जेक्ट मोशन में है, मूव कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है। जब वो स्टॉप होगा तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह केमिकल सिस्टम्स भी होते हैं, तो केमिकल सिस्टम्स में भी एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अगर एक गैस एक्सपैंड हुई है तो वो एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, या अगर एक गैस कंप्रेस हुई है तो उसको कंप्रेस करने के लिए जो एनर्जी यूज हुई है वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। मैथमेटिकली E इज इक्वल टू Q प्लस W। E इंटरनल एनर्जी को कहते हैं। इंटरनल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी इक्वल होती है Q प्लस W। इसका मतलब है हीट सप्लाइड। आप किसी सिस्टम को जो हीट देते हैं वो, और उस सिस्टम पर कोई वर्क करते हैं। जैसे आपने गैस को कंप्रेस किया तो आपने गैस पे वर्क किया। जैसे टायर में हम हवा भरते हैं, जब टायर में हवा भरते हैं तो क्या करते हैं, हम उसको कंप्रेस कर रहे होते हैं, पंप से कंप्रेस करते हैं तो हम वर्क कर रहे होते हैं, तो इंटरनल एनर्जी उसकी इंक्रीज हो रही होती है। सो E इज इक्वल टू Q प्लस W। एक तो तरीका ये है कि आप वर्क करें, दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्टली हीट कर दें। जैसे वाटर को आप डायरेक्टली हीट कर देते हैं तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी रेज कर देता है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा E विल बी इक्वल टू Q प्लस P डेल्टा V। ये जो P डेल्टा V है इसको प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहते हैं। प्रेशर वॉल्यूम वर्क यानी कांस्टेंट प्रेशर पर जब आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। डेल्टा वी है ना, चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो पी डेल्टा वी इट इज कॉल्ड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल्टा वी तो जीरो हो जाएगा। जब डेल्टा वी जीरो हो जाएगा, पी से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, क्यू। सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी। एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी। इस इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होता तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू हीट सप्लाई। जितना ही आप हीट सप्लाई करेंगे वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी। देखिए मैंने शुरू में आपको बताया कि जब आप हीट सप्लाई करेंगे, इंटरनल एनर्जी चेंज करने के दो तरीके हैं, या तो आप उस पर वर्क करें या हीट सप्लाई करें। अब अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होता तो सिस्टम भी वर्क नहीं करेगा, तो इसका मतलब बस जो हीट आपने दी है वो सारी सारी इंटरनल एनर्जी चेंज करने के काम आएगी। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी। दूसरी चीज है इसमें इंथाल्पी, इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। चेंज इन हीट एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट हो तो एक केमिकल रिएक्शन में जो हीट एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है उसको आमतौर पर एंथैल्पी कहा जाता है। एंथैल्पी टोटल हीट कंटेंट ऑफ बॉडी के तौर पे भी डिफाइन की जा सकती है। इसकी दूसरी डेफिनेशन आप ये भी कर सकते हैं, एंथैल्पी इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ बॉडी। याद रखिए इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज इन अ बॉडी। और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ सिर्फ हीट, क्योंकि हीट टाइप ऑफ एनर्जी है ना, तो सिर्फ हीट का कंटेंट जो है उसको एंथैल्पी है। हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर भी हम इसको कह सकते हैं। एंथैल्पी चेंजेस किस तरह से हो सकती हैं, जैसे अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसमें हीट गिवन आउट होगी तो हम उसको नेगेटिव साइन से शो करेंगे। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, उसको हम पॉजिटिव साइन से शो करेंगे। ये दूसरी तीसरी बार ये बात आ रही है साइन की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में एंथैल्पी नेगेटिव होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कॉन्सेप्ट मदद देगा। एंथैल्पी का मैथमेटिकल रिलेशन, चार मैथमेटिकल रिलेशन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। पहला रिलेशन है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया P डेल्टा V क्या है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो जब प्रेशर वॉल्यूम वर्क हो गैसेस के लिए तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। लेकिन सॉलिड्स के लिए डेल्टा V जीरो हो जाता है। जब डेल्टा V जीरो हो जाए तो फिर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E। फिर एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड heat supplied at constant pressure is greater than heat supplied at constant volume। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा उस पर जो हम हीट सप्लाई करेंगे
वो कम होगी, और अगर कांस्टेंट प्रेशर होगा उस पर जो हीट सप्लाई की जाएगी वो ज्यादा होगी। तो QP इज ग्रेटर देन QV। डेल्टा H इज इक्वल टू QP। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एंथैल्पी। कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या थी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मैं स्लाइड दोबारा आपको शो कर देता हूँ। ये देखिए, ये थी डेल्टा E इज इक्वल टू QV। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, लेकिन हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। तो ये चार रिलेशंस हैं, इनको आप याद कर लीजिए। गैसियस रिएक्शंस के लिए एंथैल्पी हम कैसे कर सकते हैं? गैस, देखिए हमने अभी इक्वेशन पढ़ी है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। तो गैसेस के केस में हम P डेल्टा V को रिप्लेस कर सकते हैं डेल्टा nRT। ये डेल्टा N गया है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स गोइंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। तो डेल्टा N से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। R आइडियल गैस कांस्टेंट है और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो ये जब हम रिलेशन इसमें चेंज कर देते हैं तो डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा N RT। अब डेल्टा N अगर जीरो हो, मतलब रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज ना आ रही हो, देन डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा E। तब एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में चेंज इक्वल होगी, दोनों इक्वल नहीं होंगे, उनमें चेंज इक्वल होगी। इसी तरह अगर डेल्टा N ग्रेटर देन जीरो हो तो फिर डेल्टा H विल बी ग्रेटर देन इंटरनल एनर्जी, और अगर डेल्टा N जीरो से कम हो देन डेल्टा H विल बी लेस देन इंटरनल एनर्जी। तो ये तीन रिलेशनशिप है। क्या? चेंज इन एंथैल्पी विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। किस सूरत में? अगर गैसियस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स में चेंज ना हो। अगर नंबर ऑफ मोल्स में चेंज जीरो से कम हो तो फिर एंथैल्पी ज्यादा होगी, में चेंज ज्यादा होगी। अगर नंबर ऑफ मोल्स जीरो से कम हो तो फिर एंथैल्पी में चेंज इंटरनल एनर्जी में चेंज से कम होगी। एंथैल्पी की टाइप्स, ये स्टूडेंट्स, एंथैल्पी की काफी सारी टाइप्स हैं, जिनमें से इंपॉर्टेंट टाइप्स ये हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम कहते हैं हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। इसमें 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनेगा। जैसे मतलब अगर आप सोडियम और क्लोरीन से NaCl बनाएं तो इसमें हम ये कहेंगे कि जब NaCl का 1 मोल बनेगा सॉलिड स्टेट तो 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। या जैसे आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से अमोनिया बनाते हैं तो 1 मोल ऑफ अमोनिया, जब 1 मोल ऑफ अमोनिया बनेगी उसमें जो हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व होगी वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगी। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एसिड बेस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन होता है। जब एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और एसिड बेस रिएक्शन में क्या बनता है? कोई भी एसिड और बेस हो तो उसमें हमेशा वाटर बनता है। एसिड हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है, बेस OH आयन प्रोवाइड करती है, तो उससे वाटर बनता है। तो इसलिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज द हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म। क्योंकि कोई भी एसिड बेस रिएक्शन होगा तो उसमें एक्चुअल में वाटर ही बनेगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की प्रोडक्ट तो वाटर ही है ना। enthalpy of atomization when 1 mole of gaseous atoms are formed, and enthalpy of combustion, heat evolved when 1 mole of compound is burnt। जब आप 1 मोल कंपाउंड को बर्न करें और वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए तो हम उसे कहेंगे, तो उसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब या इवॉल्व होगी उसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हम तब कहेंगे जब हीट चेंजेस होंगी फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड टू मेक एन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन। मतलब आप सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व कर दें, करते जाएं, एक वक्त आएगा जब हीट चेंज नहीं होगी, उसको कहते हैं इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो उस दौरान जो हीट चेंजेस होंगी उसको हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? फॉर 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, हीट चेंजेस फॉर 1 मोल ऑफ gaseous atoms are formed. Enthalpy of combustion, heat changes 1 mole of compound is burnt. Enthalpy of solution, heat changes 1 mole of substance is dissolved.
एक एमसीक्यू देखते हैं। फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। आपको याद होगा कि मैंने आपको 4 इक्वेशन एक बताई, उसके बाद 4 इक्वेशन एक उसके बाद लिखी थी और 2 इक्वेशन उससे पहले बताई। तो इनमें से ये क्वेश्चन है, फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, ये तो ठीक है। एंथैल्पी जो है वो इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है। पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी, ये भी ठीक है गैसेस के केस में। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इज लेस देन हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये रॉन्ग है। मैंने आपको बताया था कि हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी, ये भी ठीक है। तो रॉन्ग इक्वेशन है क्यू पी इज लेस देन क्यू वी, क्योंकि असल रिलेशनशिप क्या है, क्यू पी इज ग्रेटर देन क्यू वी। कैलोरीमीटर, डियर स्टूडेंट्स, कैलोरीमीटर एक अपरेटस है जो कि एंथैल्पी चेंजेस को मेजर करने के लिए यूज होता है। इट कैन डायरेक्टली मेजर दी एंथैल्पी चेंजेस। इसकी दो टाइप्स होती हैं, ग्लास कैलोरीमीटर जिसको कॉफी कप कैलोरीमीटर भी कहते हैं, एंड बॉम्ब कैलोरीमीटर। देखते हैं ग्लास कैलोरीमीटर क्या होता है। इसके लिए हम मैथमेटिकल इक्वेशन यूज करते हैं, Q इज इक्वल टू m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। Q हीट चेंजेस है, एंथैल्पी है, m मास ऑफ कंपाउंड है और s जो है वो स्पेसिफिक हीट है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। एक्चुअली हम डेल्टा टी मेजर करते हैं और इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं, तो इससे हमारे पास एंथैल्पी आ जाती है। एंथैल्पी चेंजेस आर मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, इसमें प्रेशर चेंज नहीं होता, ये इसकी प्रॉपर्टी है। यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ एंथैल्पी चेंजेस लाइक एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, मोस्टली यही यूज किया जाता है। ग्लास क्लोरीमीटर आपने पढ़ा हुआ है, ग्लास क्लोरीमीटर में एक ग्लास का कंटेनर होता है, उसको एक इंसुलेटर में रख देते हैं और फिर एक आउटर कंटेनर होता है जो कि जैकेट के तौर पे वर्क करता है। ये फिटेड होता है विद स्टीरर एंड थर्मोमीटर। तो अंदर वाला जो बीकर है उसके अंदर रिएक्शन हो रहा होता है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन शो किया गया है। जो टेम्परेचर चेंज है वो थर्मोमीटर से रिकॉर्ड की जाती है। इसमें मैथमेटिकल इक्वेशन यूज होती है, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा। ये जो एस है इसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। स्पेसिफिक हीट की यूनिट होती है जाउल पर केल्विन पर ग्राम। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। एक सब्सटेंस का 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर 1 केल्विन इंक्रीज करना हो, उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट। ये लिटरेचर में गिवन होती है, मेजर भी करते हैं, हमारे पास लिटरेचर में गिवन होती है तो वो हम वहां से देख के वैल्यू पुट कर सकते हैं। दूसरी टाइप है बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर के लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं, Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा T। तो C जो है ये हीट कैपेसिटी कहलाती है। बॉम्ब कैलोरीमीटर जो है ये आमतौर पर एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन के लिए यूज होती है। इसमें प्लैटिनम क्रूसिबल यूज होती है और इसमें जो हीट चेंज है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर मेजर की जाती है। वहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर था, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है और प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज केप्ट अबाउट 20 एटमॉस्फेयर। तो इसमें एक स्टील का कैप्सूल होता है, उस कैप्सूल के अंदर इग्निशन कॉइल होती है जहाँ पे वेड अमाउंट ऑफ कंपाउंड रख दी जाती है और ये कैप्सूल एक टेम्परेचर मेंटेनिंग जैकेट में होता है जहाँ पे थर्मोमीटर भी लगा होता है, स्टीयर लगा होता है। यहाँ हर कंपाउंड को बर्न करके तो उसकी एंथैल्पी कैलकुलेट की जा सकती है। इसमें यूज हुआ है C जो कि हीट कैपेसिटी है। नेक्स्ट है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन स्टेट करता है अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड ड्यूरिंग ए चेंज physical or chemical remain same whether it takes place in one or several steps provided that initial and final states are same। अगर initial और final states same हो तो physical या chemical change दोनों में हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व सेम रहती है इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के दरमियान, बात चाहे उसका कुछ भी हो, जिस भी बात से उसको हम करें। तो इट इज आल्सो कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री एंड इट इज यूज्ड टू मेजर एंथैल्पी ऑफ चेंजेस। वो एंथैल्पी चेंजेस जो हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते बॉम्ब कैलोरीमीटर से या
ग्लास कैलोरीमीटर से उनको हम हेस लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि इसकी एप्लीकेशंस हैं, हीट चेंज फॉर कार्बन टेट्राक्लोराइड कैन नॉट बी मेजर्ड। CCl4 की जो है हीट चेंजेस नहीं मेजर की जा सकती। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं करता है, कार्बन और क्लोरीन से डायरेक्टली बनता नहीं है, तो इसलिए इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं कैलकुलेट की जा सकती। इसी तरह हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की या बोरॉन ऑक्साइड की भी नहीं की जा सकती। दोनों की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मेजर नहीं की जा सकती डायरेक्टली बॉम्ब क्लोरीमीटर से या ग्लास क्लोरीमीटर से, क्योंकि जब ये ऑक्साइड बनता है, अगर एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन करेंगे तो एल्यूमिनियम पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी ऑक्साइड की, जिसकी वजह से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं मेजर की जा सकती। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन भी मेजर नहीं की जा सकती, क्योंकि जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है तो इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। तो हेस लॉ से ये तीनों हीट चेंजेस कैलकुलेट की जा सकती हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे हम करते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। डियर स्टूडेंट्स, आपको इनबॉक्स में देख रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड दो वेज में बनाई जा सकती है। किस तरह? कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, इसमें इंथैल्पी चेंज होगी डेल्टा H1। तो कार्बन और ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन लिमिटेड हो, 1/2 लिखा हुआ है ना, हाफ, तो ये साइन, ये क्या है? लिमिटेड। अगर लिमिटेड ऑक्सीजन होगी तो कार्बन मोनो ऑक्साइड बनेगी, इसको डेल्टा H2 से जाहिर किया हुआ है। और तीसरा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगी तो डेल्टा H3 होगा। हमने फाइंड आउट क्या करना है? डेल्टा H2, कार्बन मोनोऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है। तो जब ग्रेफाइट को ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो 393 एनर्जी इवॉल्व होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, माइनस साइन है, 393.7 किलो जॉल पर मोल एनर्जी इवॉल्व होती है, इसको डेल्टा Hc कहेंगे। ये वो जो इनबॉक्स में है आप कह लें कि वो डेल्टा H1 के इक्विवेलेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के रिएक्शन से 283 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी, ये डेल्टा H2 के इक्विवेलेंट हो गया। तो कार्बन, ग्रेफाइट और ऑक्सीजन से कैसे ये हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे? डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। heat of formation of carbon dioxide is equal to heat of formation of carbon monoxide plus heat of formation of carbon dioxide from carbon monoxide। तो डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा Hc माइनस 393, डेल्टा H3 जो है ये -283 है, और डेल्टा H2 हम इसमें से कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये -110.7 किलो जूल पर मोल आ जाएगी। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन हेस लॉ की मदद से इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बोरॉन है, बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न हैबर साइकिल हेस लॉ की ही एक एप्लीकेशन है। The amount of heat required to raise temperature of given mass of substance through 1 Kelvin। ये कोई इसमें गड़बड़ हो गई है, ये बॉर्न हैबर साइकिल नहीं है ये, बल्कि क्या है, ये स्पेसिफिक हीट की स्लाइड है। स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन लिखी हुई है जो सी उसमें नहीं आया था बॉम्ब कैलोरीमीटर में, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गिवन मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। बॉर्न हैबर साइकिल ये है, लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl। दिस स्लाइड इज फ्रॉम बॉर्न हैबर साइकिल। क्योंकि बॉर्न हैबर साइकिल जो है वो लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी of an ionic crystal is the enthalpy of formation of 1 mole of ionic compound from gaseous ions under standard condition। इक्वेशन में आप गौर करें, सॉलिड सोडियम क्लोराइड अगर सोडियम आयंस से, गैस से, और क्लोराइड आयन गैसियस से बने तो -787 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी डायरेक्टली मेजर नहीं हो सकती, क्योंकि सोडियम गैसियस आयंस और क्लोराइड गैसियस आयंस आइसोलेटेड नहीं होते हैं हमारे पास। मिक्सचर होगा, उसमें सोडियम सॉलिड भी होगा, क्लोरीन के एटम्स भी होंगे, सोडियम के एटम्स भी होंगे। दिस कैन नॉट बी मेजर्ड। दिस वैल्यू 787 is calculated by
बॉर्न-हैबर साइकिल। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि सोडियम अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करे, सोडियम की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, सॉलिड, और क्लोरीन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, गैसियस। ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो सोडियम आइंस गैसियस स्टेट में बनेंगे और क्लोराइड आइन गैसियस स्टेट में। इसको डेल्टा एच एक्स लिखा हुआ है। इसके आगे से स्टेप्स होंगे, इसके स्टेप्स होंगे जैसे सोडियम सॉलिड का सोडियम एटम में कन्वर्ट होना, सोडियम एटम का आइन में कन्वर्ट होना, क्लोरीन गैस की एटमाइजेशन और क्लोरीन गैस एटम्स का आयोनाइज होना। तो ये डेल्टा एच एक्स आगे स्टेप्स में होगी। इसी तरह अगर सोडियम सॉलिड और सोडियम क्लोरीन गैस से सोडियम क्लोराइड बनता है सॉलिड स्टेट में, तो हम इसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और अगर सोडियम गैसियस आइंस से और क्लोराइड गैसियस आइंस से, जो कि हमारा क्वेश्चन है, लैटिस एनर्जी है, तो इट कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा एच एल, लैटिस एनर्जी के लिए ना एल लिख दिया हुआ इस पर, डेल्टा एच एल। देखिए पहला स्टेप होगा एटमाइजेशन ऑफ सोडियम, उसके लिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी 108। दूसरा स्टेप होगा आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम, उसके लिए एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन होगी। तीसरा स्टेप होगा डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन, इसमें क्लोरीन एटम्स में कन्वर्ट होगी, तो इसके लिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन यूज करेंगे। क्लोरीन एटम्स से क्लोराइड आइंस बनेंगे, तो ये होगी एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको आयोनाइजेशन नहीं कहेंगे क्योंकि क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसको आयोनाइजेशन का लफ्ज यूज नहीं करेंगे बल्कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे, ई कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू। अब सोडियम की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है 108 और सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है 496। इसी तरह क्लोरीन की डिसोसिएशन एनर्जी है 121। ये तीनों पॉजिटिव हैं क्योंकि ये एंडोथर्मिक है, हीट एब्सॉर्ब होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हीट इवॉल्व होती है, तो इसलिए उसका साइन माइनस है, -349, -349। वैल्यूज फिर एक बार देख लेते हैं। सोडियम की एटमाइजेशन एनर्जी कितनी है, 108 किलो जूल पर मोल। आयोनाइजेशन एनर्जी 496 किलो जूल पर मोल। क्लोरीन की डिसोसिएशन एनर्जी 121 किलो जूल पर मोल। ये तीनों पॉजिटिव है क्योंकि ये एंडोथर्मिक है, एब्जॉर्ब हो रही है। फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आइन, इसमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसको कहेंगे, तो ये 349 किलो जूल पर मोल है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन विल बी इक्वल टू डेल्टा एच लैम्डा प्लस डेल्टा एच एक्स। ये जो ऊपर हमने पढ़ी हैं चारों, ये क्या है, ये डेल्टा एच एक्स है, ठीक है। और डेल्टा एच एफ क्या है, वो गैसियस आइंस से सॉलिड सोडियम क्लोराइड का बनना है। तो डेल्टा एच एक्स के लिए हम पहले ऐड करते हैं डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ सोडियम, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ सोडियम, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, इन सबको हम ऐड करेंगे तो डेल्टा एच एक्स बन जाएगा। लास्ट में हम जो है फॉर्मेशन ऑफ NaCl कैलकुलेट कर लेंगे। तो 108, 496, 121, 349, इन सबको आप -349, इन सबको ऐडअप करें तो डेल्टा एच एक्स बन जाता है और डेल्टा एच एफ -411 है। यानी डायरेक्टली जो सॉलिड सोडियम से और सॉलिड सोडियम से और क्लोरीन गैस से डायरेक्टली जो NaCl बनता है उसमें 411 एनर्जी रिलीज होती है। तो डिफरेंस हमारे पास आ गया -787, यानी कि जो सोडियम क्लोराइड बना था सॉलिड सोडियम से और क्लोरीन गैस से, उसमें एनर्जी रिलीज हुई थी -411। लेकिन जब क्योंकि सॉलिड सोडियम से सोडियम आइंस बनने में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, इसी तरह क्लोरीन गैस से क्लोरीन एटम बनने में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई और क्लोरीन एटम से क्लोराइड आइन बनने में एनर्जी रिलीज हुई। तो ये सारा हुआ
-376 एनर्जी ऊपर चला गया, एनर्जी एड अप हो गया। तो जब गैसियस आइंस से सॉलिड सोडियम क्लोराइड बनेगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। मैं फिर बात अपनी रिपीट कर देता हूँ। जब सॉलिड सोडियम से और क्लोरीन गैस से सोडियम क्लोराइड बनेगा तो एनर्जी उसमें कम रिलीज होगी, लेकिन जब गैसियस सोडियम आइंस से और गैसियस क्लोराइड आइंस से बनेगा तो क्योंकि वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। तो -787। आई होप ये वैल्यूज आपने याद कर ली होगी, मैंने काफी बार इनको रिपीट करने की कोशिश तो की है। एक एमसीक्यू देख लेते हैं। टू डिटरमाइन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इनडायरेक्टली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। ग्लास क्लोरीमीटर तो डायरेक्टली मेजर करता है, बॉम्ब क्लोरीमीटर भी डायरेक्टली मेजर करता है, हेस लॉ इनडायरेक्टली कैलकुलेट करता है। ऑल ऑफ दिस हो नहीं सकता, आंसर इज बी, हेस लॉ। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।